मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको आपकी संपत्ति क्या है उसके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उन वीडियोस में आपको राजनीतिक महत्व की जानकारी दी जाती है। जैसे मान लीजिए ट्रंप ने आज पाकिस्तान को कोई अस्त्र शस्त्र दे दिए, या हमास ने हमला कर दिया, या इज़राइल ने उसका बदला ले लिया, और भी बहुत सी तरह तरह की बातें होती हैं जिनमें हमें बहुत आनंद आता है। ममता दीदी ने क्या किया, तो इस तरह की ये जो घटनाएं घटती हैं, इंडिगो की घटना है जैसे, इन पर हमारा बड़ा अटेंशन जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो है आपकी प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपका मकान है, जो आपकी दुकान है, जो आपका माल बना हुआ है, जो आपका खेत खलियान है, वो आपकी परमानेंट प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी परमानेंट, वो इस भूमि पर स्थापित होती है, और ये भूमि किसकी मालिकाना होती है? हक इस पर वो सरकार का होता है। और सरकार का जो पहले ज़माने में जब ब्रिटेन का राजा था तब ब्रिटेन की सारी इंडिया की भूमि उसकी संपत्ति थी। और जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ तो सारी ज़मीन पूरे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट की हो गई, उसके नाम की हो गई, या स्टेट में जो राज्यपाल है गवर्नर के नाम से हो गई। अब जब भूमि उनके नाम से होती है तो भूमि जो है वो केवल लीज पर दी जाती है, बेची नहीं जाती है। जैसे हमने अपनी कार को बेच दिया, वो कार हमेशा उसकी हो गई, वो कुछ भी करे। लेकिन भूमि जो है वो एक स्थायी वस्तु है। वो केवल किराए पर किसको दी जाती है? जो कि लिमिटेड कंपनियां होती हैं। 5-10 लोगों ने कंपनी बनाई कि भाई हमको एक स्टील की कंपनी खड़ी करना है, एक अखबार की कंपनी खड़ी करना है, एक टेक्सटाइल की, सीमेंट की, और जितनी भी उपभोक्ता की वस्तुएं हैं उसकी अलग अलग लिमिटेड, एक वस्तु जो बनाते हैं उसको लिमिटेड, उसकी कंपनी होती है। तो उसको इसलिए देती है कि भाई आर्थिक उन्नति हो राज्य की, उसको दे देते हैं 99 साल की लीज पर। और 99 साल की लीज अगर समाप्त हुई तो उसको और बढ़ा दिया जाता है, जो भी शर्त होती है लीज डीड में। अब आजकल तो कई जगह मध्य प्रदेश में 30 साल की कर दी गई है लीज, लेकिन वो भी बढ़ाते हैं उसको। रिवोक यानी कैंसिल नहीं होती है, निरस्त नहीं होती है। तो इस तरह से ज़मीन आपकी चली जाए। लेकिन जो संस्थाएं, जैसे आपकी गृह निर्माण समिति मर्यादित होती किसी भी अर्बन एरिया में, नजूल एरिया में, उसको सरकार 50 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन दे देती है। वो ज़मीन के प्लाट काट करके वो जो मेंबर्स होते हैं उनको वो दे देती है, उसके पैसे ले लेती है। लेकिन वो प्लाट या भूमि, चाहे वो 5000 स्क्वायर फीट हो, 2400 स्क्वायर फीट हो, वो उसको सरकार की भूमि है वो। तो सरकार की जब आप सेवा में, जिसको ड्यूटी कहते हैं, स्टाम्प ड्यूटी, वो देते हैं,
और उसकी एक नॉमिनल कीमत देते हैं, तो वो सरकार का जो रजिस्ट्रार है आपके नाम पर वो ज़मीन लिख देता है। और उस ज़मीन को जब आपके नाम पर वो लिख देता है तो वो उसको कहते हैं लीज ट्रांसफ़र। लीज किसको दी? सहकारी समिति को, या हाउसिंग बोर्ड को दी, या आपका सिटी डेवलप प्लान को दी। और वहाँ से जब लीज किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र होती है, नागरिक को, सिर्फ नागरिक को, तो वो उसके नाम पर वो भूमि चढ़ जाती है और उसको भी अधिकार हो जाता है उस व्यक्ति को कि वो किसी को भी उसको ट्रांसफ़र कर सकता है पैसे ले कर के, है, या अपने वारिसों के नाम कर सकता है, या गिफ्ट में दे सकता है। लेकिन अगर उसके पास खेत खलियान और उसने कुछ थोड़ा सा ज़मीन या अपना मकान, जैसे वक्फ वाले लोग करते हैं कि भाई हमने अपना यतीम खाने के लिए या मस्जिद के लिए किसी को भी ये ज़मीन हमने दे दी, लेकिन वो नहीं दे सकते ज़मीन, वो केवल सरेंडर करते हैं उस ज़मीन, क्योंकि ज़मीन का मालिकाना हक़ उनको नहीं दिया जाता, या आप और हमको, कि बस अब हमारी हो गई पूरी, और अगर इस तरह से सबको अलग अलग दे दें तो पूरी स्टेट ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ट्रांसफ़र होती है। और अगर आपने किसी चैरिटेबल संस्था को अपना थोड़ी बहुत ज़मीन जो आपको ट्रांसफ़र की है सरकार ने उसको दी, तो उसको सरेंडर कहते हैं, दान नहीं कहते हैं। वो सरकार की ही ज़मीन है, सरकार के पास ही चली जाती है। क्योंकि आजकल झगड़ा चल रहा सुप्रीम कोर्ट, इतना नहीं समझते कि ज़मीन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ही सरकार के हेड के नाम रहती है, यानी गवर्नर राज्यपाल के नाम से रहती है, जिसको आप स्टाम्प कहते हैं। और गवर्नर के ऊपर कोई मुकदमा, ना तो सुप्रीम कोर्ट चला, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट नहीं चला सकता, नॉन जुडिशल होता है, उस पर नॉन जुडिशल स्टाम्प लगता है। तो वो जो ज़मीन जब नॉन जुडिशल स्टाम्प लग जाता है तो आपको केवल उस पर मकान बनाने, उसको ट्रांसफ़र करने, दूसरे को हस्तगत करने के लिए दे दी जाती है। पर अगर आप ये सोचें कि वो तो परमानेंट आपकी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। तो आज जो झगड़े चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, वक्फ बोर्ड के चल रहे हैं, आपके लोग ये कहते हैं कि भाई सैनिकों के पास इतनी ज़मीन है, आर्मी के पास इतनी ज़मीन है, रेलवे के पास इतनी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड पर इतने कर। नो, कोई ज़मीन का मालिक नहीं है, ज़मीन का मालिक सिर्फ सरकार रहती है। और जो चैरिटेबल संस्थाएं जैसे वक्फ बोर्ड है, या जो ट्रस्ट है मंदिर के, आपके शिरडी बाबा का है, तिरुपति मंदिर है, गुरुद्वारा है, वो ज़मीन मुफ्त में दी जाती, 1 रुपये के स्टाम्प लगा के, और उसके ऊपर कलेक्टर जिला का अधिकारी रहता है। और जिला कलेक्टर किसका प्रतिनिधि होता है? वो राज्यपाल का, गवर्नर का। तो जितने भी आपके ज़मीन के झगड़े होते हैं उनको सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अदालत में जाना चाहिए, लेकिन लोग पहुंच जाते हैं आपके हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट हर कुछ उसमें जजमेंट दे देता है। ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर रहता है कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर आता है रेवेन्यू बोर्ड। तो ऐसा मुश्किल से 1% ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ज़मीन के ऊपर जो मकान है वो तो ठीक है, आपका बनाया हुआ है, उसको तो आप तोड़ सकते हैं। उस मकान को जब आप बेचेंगे, तो जब बेचेंगे तो वो ज़मीन जो आपके नाम से ट्रांसफ़र होती है वो उसके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर वो स्टाम्प ड्यूटी देगा, मतलब गवर्नर साहब राज्यपाल को की सेवा में अपने जो भी पैसे, जिसको कहते हैं ना कि स्टाम्प ड्यूटी, सेवा कर रजिस्ट्री कराने का पैसा, वो देना पड़ता है उसको, और उसके नाम पर हो जाती है, और फिर वो भी किसी को कर सकता है। तो ये अर्थ ये है।
और जो चैरिटेबल हैं, जैसे आपका मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज या जो भी सरकार ने घोषित की हैं चैरिटेबल संस्थाएं, वो उस पर तो सरकार का ही अधिकार रहता है। वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीनों पर सरकार का अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकते साहब ये हमारी प्रॉपर्टी है। और ये झगड़े जो चल रहे हैं बहुत दिनों से, इसको लोग समझते नहीं हैं कि सारी ज़मीनों की प्रॉपर्टी सिर्फ उस स्टेट के राज्यपाल के नाम से रहती है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से रहती है। लेकिन लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो ज़मीन हमारी है। हाँ, आपको इतना ज़रूर है कि आपको जब आपके नाम से जब लीज ट्रांसफ़र होती है तो आप भी उसको मकान को किराए पे दिया, लेकिन ज़मीन जो है तो जो किराएदार होगा उसको स्टाम्प ड्यूटी यानी ज़मीन को उतने दिनों के लिए 11 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए अपने नाम पे कराना होगा। वो नहीं कह सकता, वो किसी को नहीं दे सकता। तो जो लीज होल्डर है वो ये नहीं होगा कि भाई आपका मकान किराए पे लिया और किसी को उसने बेच दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद किराएदार है, कभी नहीं बेच सकता। अब जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हज़ारों में, लाखों में, जिनको लीज पर सरकार ने दी, जैसे टाटा स्टील कंपनी है, बेनेट कोलमेंट कंपनी है ये दैनिक अखबारों की वो है, तो इनके टाइटल पर दी जाती है, इनके शेयर होल्डर्स पर नाम पर नहीं दी जाती। तो ये लोग किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपनी ज़मीन। ये केवल मर्ज हो जाते हैं अगर मान लीजिए एक ही समान इनका कोई धंधा हो, जैसे एक अखबार दूसरे अखबार में मिलता है तो वो पूरा दूसरा अखबार उसकी ज़मीन लेकर स्टाम्प ड्यूटी लगा करके अपने अधीन कर लेगा, लेकिन वो ज़मीन किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो कर सकता। लेकिन ऐसा किया छत्तीसगढ़ सरकार ने, और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना एक कानून बना फ्री होल्ड का कोई कानून नहीं होता। फ्री होल्ड जो स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 है, उसका मॉडल आप देखना चाहें 2014 का मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो लीज दी जाती है वो एक कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया था जिसको कन्वेंस कहते हैं। उस कानून के तरह वो ज़मीन जो है वो असाइंड होती है। असाइंड मतलब जैसे आपने किसी वकील को अपना केस दिया तो वकील खुद ही खड़ा होता आपकी तरफ से कि मैं ये सब कर रहा हूँ, उस तरह से एक व्यक्ति को असाइन होती है, लीज ट्रांसफ़र होती है, फ्री होल्ड नहीं होती है। तो आज मैंने आपको ये जो अंधा कानून बताया है उसमें यही मैंने मार्क किया है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार पिछले 2009 से लेकर के आज तक जो भी किस गलत तरीके से जो अनियमितता कर रही है, लोगों से डबल रजिस्ट्री करवा रही है, वो गैर कानूनी काम है। और इस तरह से जो बहुत सी जो ज़मीन एक बार आपने लीज पर दे दी, सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी लिखा दी किसी भी संस्था को, उसको वो रिवोक यानी समाप्त नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू रहती है। अब आपने एक पेट्रोल पंप खोला, अब उसको उखाड़ के 30 साल में, 15 साल में थोड़ी ले जाएगा कोई भी, उसको कंटिन्यू रखती है। जैसे टाटा स्टील कंपनी 1907 में स्टार्ट हुई, उसकी 99 साल के लिए अभी ख़त्म हुई होगी 2000, वो फिर से कंटिन्यू हो गई। बेनेट कोलमैन कंपनी जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार निकालती है बॉम्बे में, उसका खैर पहले तो 1838 में हुई थी, लेकिन एक्चुअल उसका 1916 या 17 में हुई, और वो भी 99 साल की लीज पर हुई, और वो भी अभी चालू है। और जो भी 30 साल की लीज होती वो भी एक तरह से चालू रहती है। अब हम आते हैं यहाँ की हाउसिंग बोर्ड, सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल, ये जो ज़मीन देते हैं तो ये लीज पर रहते हैं, इनके अपने अलग फंड रहते हैं, ये सरकार को पैसा देती हैं और सरकार इनसे लीज रेंट भी ले लेती है और एक केवल मकान बनाते हैं।
मकान बना करके आपने मकान बेचा, तो मकान के साथ जो प्लाट है जिस पे बेचा, वो प्लाट जो है ट्रांसफ़र उस आदमी के नाम पे हो गया। तो वो ट्रांसफ़र होता है, उसको ये कहने लगे फ्री होल्ड। नो, वो फ्री होल्ड नहीं होता, मतलब उसके ऊपर आप रह सकते हैं और आप भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस पर आपका पूर्ण अधिकार नहीं होता। जैसे आपका बैंक में अकाउंट है कि 25 लाख 30 लाख, तो उस पर पूर्ण अधिकार, ऐसा नहीं होता है। आज मान लीजिए एक एटम बम गिर जाए पूरी दुनिया में, सारी दुनिया की सारी चीज़ें नष्ट हो जाएं, लेकिन ज़मीन तो वैसी की वैसी स्थिर रहेगी। तो पहले भी और आज भी जो पहले राजा लोगों का अधिकार रहता था, आज जनतंत्र में प्रेसिडेंट है या गवर्नर, राज्यपाल है, वो सब कानून से ऊपर है। दे आर नॉन जुडिशल अथॉरिटी, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। और आज भी जितने केसेस हैं, लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रेसिडेंट ने उसके कानून पर अपनी मोहर लगाई है। तो आपको इलेक्शन कमीशन से अगर कोई शिकायत है तो उसको एफिडेविट दीजिए और उससे अपना वो कीजिए, या सीधे आप प्रेसिडेंट के पास जाइए और प्रेसिडेंट से कहिए कि हमारी ये गलती चीज कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो वो उनको भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन आपको जवाब देगा। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में वक्त के ऊपर कितनी याचिकाएं लगा देते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट को भी सीधे उसको भेजना चाहिए वहाँ के कलेक्टर के पास कि आप ज़मीन जिस स्टेट में है, जहाँ वक्फ बोर्ड है, वहाँ आप उसके पास जाइए और वो डिसाइड करेगा कि आपको जो ज़मीन चैरिटेबल दी गई है उस पर आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है। आप केवल उसका व्यवस्था करते हैं, केवल आपको रेगुलेट करते हैं बोर्ड वाले। जैसे हाउसिंग बोर्ड रेगुलेट करता है, पूरी रेगुलेट, मतलब उस पर मकान बनाएगा, मकान को वो ले सकता है लीज पर, उसको बेच सकता है पूरी तरह से, लेकिन ज़मीन को आप नहीं कर सकते। ज़मीन पर तो हमेशा हमेशा सरकार का ही अधिकार, सरकार मतलब यानी राज्यपाल का ही अधिकार रहता है। जो गवर्नर रहता है उसी का अधिकार, स्टाम्प कहलाता है वो। और नॉन जुडिशल यानी उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकता। तो उसी प्रकार जो आपका 1899 का स्टाम्प ड्यूटी एक्ट है, उसमें कम से कम 63-64 आपके जितने भी विषय हैं, जिनको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इंग्लिश में, वो इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, उन इंस्ट्रूमेंट पे आपको ड्यूटी देना पड़ती, यानी सरकार की सेवा करना पड़ती। ड्यूटी और टैक्स में फ़र्क होता है। तो वो ड्यूटी होने से फिर उसको आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो केवल आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है उसी के पास जाएगा वो। और अगर कोई बात हो, लेकिन वो जाएगा भी नहीं। जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी को कर्जा दिया, तो जो कर्जदार होगा वो उतने अमाउंट के ऊपर जो भी उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी देना होगी वो देगा। और उसके बाद मान लीजिए कर्जदार ने जो गिरवी रखा था अपनी कोई चीज़, उसके लिए नहीं दे सका तो वो उसके हिसाब से जो उसमें शर्तें होंगी उसके हिसाब से वो उसकी संपत्ति कुर्क कर लेगा और उसको अदालत में जाने का अधिकार नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है स्टाम्प ड्यूटी एक्ट, इसके विरुद्ध आप नहीं जा सकते कोर्ट में। तो मेरा आपसे यही कहना है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सैफ अली खान साहब ने 17,000 करोड़ की संपत्ति का दावा किया भोपाल में।
सैफ अली खान जो क्यों किया उन्होंने, वो ये सोचते हैं कि मैं नवाब की फैमिली से कनेक्टेड। नो, नवाब साहब जब तक थे उनकी जितनी भी ज़मीन के ऊपर संपत्ति थी वो उनकी थी। उनकी डेथ के बाद उनके वारिस जो थे, उनकी लड़की या बेगम थी, उसके नाम हो जाना थी। लेकिन कब होती वो? जब उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाती वो। अगर वो उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई 12 साल तक, तो सारी की सारी संपत्ति जो है सरकार की हो गई। और अगर वो लगा देती तो जो पाकिस्तान चली गई वो तो शत्रु संपत्ति हो गई एक लड़की की। दूसरी लड़की पटौदी हुई, पटौदी नवाब के पास स्टाम्प ड्यूटी लग कर जाती। फिर नवाब जो है वो उसकी डेथ के बाद, अपनी पत्नी की डेथ के बाद वो लगाता। उसकी डेथ के बाद मंसूर अली खां स्टाम्प ड्यूटी देता तो उसके नाम पे होती। और मंसूर अली खान की 2 लड़कियां, उसकी वाइफ और शर्मिला टैगोर और उसकी लड़का ये सैफ अली खान, ये 4 लोगों के जब स्टाम्प ड्यूटी लगाते, चारों में वो कलेक्टर डिवाइड करता। उसको हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और इस पर वो लोग चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो आपका हो नहीं सकता, तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उसको स्टे कर दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट के कैसे जज ने स्टे कर दिया। इनका तो दावा ही नहीं होता उस पर। जब तक आप सरकार की भूमि की सेवा नहीं करेंगे, स्टाम्प नहीं लगाएंगे, स्टाम्प ड्यूटी नहीं देंगे, तब तक आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। आप अपने बच्चों के नाम भी अगर करेंगे तो उस जिस के नाम पे करोगे उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाएंगे, तभी वो हो गया है, नहीं तो कोई क्लेम नहीं हो सकता। तो ये मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें आप। ये आपके बिल्कुल प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, आपके इंटरेस्ट से संबंधित हैं। बेल आइकन दबाइए, कहाँ से देख रहे हैं उसका नाम लिखिए, समय लिखिए और अपने रिकॉर्ड में इसको रखिए। ये अंधा कानून जो बनाया मध्य प्रदेश सरकार ने, ये इसको भी आप अपने उसमें फोटोकॉपी करके रखिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि जो हाउसिंग बोर्ड यहाँ के हैं और जो यहाँ की सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो आपसे लीज लेती हैं, कितने सालों से लीज ले रही। अरे भाई, ये तो खुद लीज होल्डर है। अगर मैं किराएदार हूँ तो दूसरे से को अपना मकान किराए, वो जो किराएदार है वो दूसरा थोड़ी दे सकता है किराए पर। वो उसको आपके मकान आपने किराए पे दिया किसी को, और वो किराएदार जो है किसी दूसरे को उसको किराए पे दे दे, ये सब गैरकानूनी चीज़ है। तो इस तरह से आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, कि आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।